हेलो एवरीवन। आज हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हमने एक कॉइल ले ली है, ठीक है। ये कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, कितने भी टर्न्स हो सकते हैं, इसमें आप कोई कंफ्यूज मत होइए। सिंगल टर्न भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल लूप भी हो सकता है, और देयर कुड बी n नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम करंट फ्लो करवाएं, ठीक है ना, अगर हम इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएं तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ दिस करंट इन द कॉइल, ठीक है। और अगर हम करंट को, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेट हो चुकी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस करंट को और बढ़ा दें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो और ज्यादा हो जाती है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाती है और मजबूत हो जाती है। अब उसके बाद लेकिन अगर हम फिर से इसे कम कर दें तो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से कम हो जाती हैं। अब ऐसा करते हैं कि ये जो है इसमें से करंट हटा देते हैं, ठीक है ना। करंट हटा देने के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी जो है खत्म हो जाती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती। और इसके साथ हम एक दूसरा जो है कॉइल रख देते हैं, कॉइल 2। और इस कॉइल 2 में अभी आप देख सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों सेम टू सेम नियर बाई रखे गए हैं। ये नियर बाई भी हो सकते हैं या जो है इसको इसके अंदर भी रखा जा सकता है या इसको लॉन्ग डिस्टेंस भी रखा जा सकता है। बट मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन ना होने के लिए इसको जो है थोड़ा दूर रखा है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर अब अगर जो है ये दो कॉइल्स हैं, इन दोनों कॉइल्स में मैंने अगर किसी इस कॉइल में, कॉइल 1 में मैं अगर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक जो एक करंट है वो सेट हो जाता है। अब क्योंकि यहां पर हमने इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करवाई है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स। अब इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट है दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक करंट बट induced current. It is induced by the change in the magnetic field of the in the coil, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं थी, बट अचानक यहाँ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक इंड्यूस करंट जो है पैदा हो चुका है। आपको पता है दिस लॉ इज गिवन बाय फैराडे, एंड फैराडेज लॉ सेज दैट इफ देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स in a coil, then there will be an induced EMF. अगर यहाँ पे एक induced EMF हो जाएगा तो एक करंट यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, and there is a माइनस साइन, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि there will be opposite direction with the change in the magnetic flux, ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लो कि अगर मैं अब इस करंट को, इस मैग्नेटिक यहाँ पे जो करंट पैर है इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं और भी ज्यादा कर देता हूँ, तो ज्यादा करते ही आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है इस कॉइल 2 में वो भी ज्यादा हो जाता है। और अगर फिर से अगर मैं इसको कम करूं तो आप बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर कम करते ही जो मैंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, ठीक है ना। अब क्योंकि जब ये जो ये आपका कॉइल है, जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बढ़ा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कम हुआ तो कम होने को इसने अपोज किया और ये जो है डायरेक्शन इंड्यूस करंट की अपोजिट हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं फिर से इसे बढ़ा दूं तो बढ़ाते ही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है बदल गई। अब यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे पिक्चर में हमने अभी तक ये जाना किस तरीके से इंड्यूस्ड करंट जो है किसी दूसरी कॉइल में फ्लो हो सकता है ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अनदर कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हुई है, तो सबसे पहले जो लॉ लगा है यहाँ पर वो है आपका इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है ना, कि इंड्यूस्ड करंट सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और जो कि लेंज लॉ से सॉरी आपका फैराडेज लॉ से दिया जाता है। तो जो फैराडे लॉ कहता है, फैराडेज लॉ, ये
बताएगा कि EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई, दूसरी कॉइल में है तो जो दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF होगा वो डी फाई बाई चेंज इन द फ्लक्स इन द कॉइल 2 डिवाइड बाई dt, डी फाई बाई dt। अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, ठीक है। तो इसे बड़े साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूं मैं जरा, तो एफ साइलेंट 2 इज इक्वल टू माइनस n2 डी फाई 2 डिवाइड बाई dt, ठीक है। एक पहली इक्वेशन आ गई आपकी। अब उसके बाद जो है दूसरी चीज हम देख लेते हैं, क्या पर यहां पर क्या है। अब ये जो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो है फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं दैट मीन्स एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम इसे बी ए के नाम से कह सकते हैं। तो ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन हुई। अब यहाँ पे हमने कॉइल 2 ले रखा है तो इसका मतलब फाई 2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉइल 2 की नहीं है बल्कि कॉइल 1 की है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल 1 एंड एरिया ऑफ द कॉइल 2, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो फ्लक्स है वो हमें कहाँ कैलकुलेट करना है, कॉइल 2 के लिए। तो एरिया ऑफ 2, ये इक्वेशन नंबर आप 2 मान के चलिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है तीसरी चीज आती है, यहाँ पे हमने एक और चीज देखी कि ये जो करंट है, ठीक है ना, ये करंट जितना ज्यादा होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि फाई 2 is directly proportional to the current, किसमें, ये जो I1 में, कॉइल 1 में जो करंट बह रहा है, कॉइल 1 में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ज्यादा होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और फ्लक्स की डेफिनेशन से हम जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ही फ्लक्स भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स आप करंट यहाँ इस कॉइल 1 में इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फाई 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू में I1, और दिस कांस्टेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन द कॉइल 2 ड्यू टू 1 I1। और फाई 2 यहां पर हमने ये फाई 2 सिंगल कॉइल के लिए है, मतलब एक कॉइल। लेकिन अगर यहां पर आपको जो है n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम इस कॉइल में n2 फाई 2 इक्वल टू m2 I1। दैट मीन्स m21 इज इक्वल टू n2 फाई 2 डिवाइड बाई I1। यहां पर आपको इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तो यहां पर ये 3 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज और मैं कहूं कि अगर मान लो सिचुएशन चेंज हो जाती है, हम कहें कि हमने कॉइल 2 में करंट फ्लो करवाया है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये अपनी, और यहां पर कितना जो है इंड्यूस्ड करंट आएगा, तो उसके लिए जो सिचुएशन बस इसका अपोजिट कर देना है। अगर यहां पर, ठीक है, अगर यहां पे हमने सिचुएशन पलट दी तो इसका मतलब एफ साइलेंट 1 हो गया। अब यहाँ 2 था तो अब हम 1 में जो है देखें कितना EMF होगा, इक्वल टू माइनस N1 डी फाई 1 dt, ठीक है। और उसके बाद फाई 1 दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, फाई 1 इक्वल टू B2, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपोजिट केस में, और एरिया ऑफ द कॉइल 1। और यहां पे तीसरा जो हो जाएगा N1 फाई 1 इज इक्वल टू
M12I2, ठीक है। ये अब जो ये केसेस थे, इस केसेस में हमने कॉइल 1 में करंट फ्लो करवाया और इंड्यूस करंट कॉइल 2 में हमने देखा। यहां पर जो इक्वेशन दी गई है कि ये जो अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाएं, मतलब हमने ठीक इसी केस का अपोजिट कर दिया, तो यहां पर करंट फ्लो करवा रहे हैं और यहाँ पे जो है इंड्यूस करंट हम देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जस्ट इसी का अपोजिट और यहाँ पे इक्वेशन आपको मिल जाती है। आपने जो डीओई की क्लास ली होगी उसमें आपने देखा होगा कि उसमें प्रूफ किया गया है कि M21 इज इक्वल टू M12, और ये प्रूफ आपको करके देना है क्लास में, ठीक है ना। आपकी नोटबुक में इसको प्रूफ करना है और इसके लिए हम एक कॉमन जो है टर्म यूज कर सकते हैं, वो है M, दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर मैं इसी चीज को इलेबोरेट कर देता हूँ, तो एक साफ साफ लिख देता हूं कि एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला होगा E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅2 बाई dt, और वहीं पे एप्सिलॉन 1 होगा माइनस N1 d∅1 dt, और उसके बाद ∅2 इज इक्वल टू B1 A2, जबकि ∅1 इज इक्वल टू B2 A1, एंड यहाँ पर N2 ∅2 इज इक्वल टू M, क्योंकि M21 इक्वल टू M12 इक्वल टू M, तो सिर्फ M रख के हमारा काम चल जाएगा, I1, और N1 ∅1 इज इक्वल टू MI2, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये आपको हमेशा याद रखनी है। यहां पर जो एक चीज आपको ध्यान देना है वो ये कि B1 A2 और B2 A1 जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल, एरिया 2 मतलब एरिया ऑफ द कॉइल 2 एंड A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल 1। तो ये चीज आपको निकालनी पड़ सकती है। मान लीजिए यहाँ पे सर्कुलर लूप की जगह जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी जो है ड्यू टू रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये याद रखना कि आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी पड़े, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। इसके लिए आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जाकर अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल शेप वाले जो कॉइल हैं उनसे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे आप आसानी से वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आपको जो है पहले ये वीडियो देख लेनी है ताकि आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको समझने में आपको आसानी हो सके, ठीक है। धन्यवाद।